हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लीन आर्ट क्राफ्ट्स। और आज हम कंटिन्यू करने वाले अपनी पाइथन की जर्नी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पाइथन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे हैं, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो मॉड्यूल्स, पिप वगैरह के बारे में समझने से। सबसे पहले मैं एक नई पाइथन फाइल बनाता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखो, मॉड्यूल्स का बेसिकली मतलब होता है कुछ कोड जो किसी और फाइल के अंदर लिखा हो। कोई ऐसा कोड जो किसी और फाइल के अंदर लिखा हो और मैं उसको अपने इस फाइल में यूज़ कर रहा हूँ। जैसे एक फाइल में लिखा हुआ कोड मैं किसी दूसरे फाइल में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक मॉड्यूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ जैसे आप देख सकते हो 1.py 2.py, मेरे पास कई सारे पाइथन फाइल्स हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ 10.py जो पाइथन फाइल है, इसका ये रेलवे फॉर्म का जो क्लास है, ये मैं 11.py में यूज़ करना चाहता हूँ। तो तब मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा import 10। एक्चुअली इट वुड बी मच मोर बेटर अगर मैं 10.py की जगह लिख दूँ, लेट्स से 10m, एक लेटर भी डाल दूँ 10m। ओके, import module, let's try module. I think this should work. तो हमारे मॉड्यूल का नाम है मॉडल। मॉड्यूल मतलब एक ऐसी फाइल, एक दूसरी फाइल। मैं अगर इस फाइल में काम कर रहा हूँ, अगर मैं 11.py में अपनी कोड लिख रहा हूँ, तो 11.py के लिए बचे हुए सारे पाइथन फाइल्स मॉड्यूल है। जिस तरीके से model.py भी एक मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ import मॉड्यूल, और फिर जो रेलवे फॉर्म क्लास है उसको मैं module.railway form क्लास लिख के यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ करता तो फिर मैं रेलवे फॉर्म लिखता। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली रेलवे फॉर्म लिख सकता हूँ इधर। लेकिन क्योंकि इधर ये इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है और ये मैं एक मॉड्यूल की तरह इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा मॉड्यूल डॉट रेलवे फॉर्म, मॉड्यूल डॉट रेलवे फॉर्म, कुछ इस तरीके से मॉड्यूल डॉट करके। तो मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल एक ऐसी फाइल होती है जो हम अपने मेन फाइल में यूज़ करें। एक फाइल में दूसरे फाइल को जब हम यूज़ करते हैं, इसको मॉड्यूल कहते हैं। तब हम लोग दूसरे फाइल को मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल्स हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? देखो, मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोग्रामिंग की है उसमें मैं मॉड्यूल्स को दो मेन रीज़न के लिए यूज़ करता हूँ। टू मेन रीज़न्स। पहला, टू मेक थिंग्स लाइक टू, क्या बोलूँ, टू मेक थिंग्स एट एन अपर लेवल। तो मेरा मतलब क्या है? मान लो मैं बना रहा हूँ एक फोल्डर फाइल सिस्टम बना रहा हूँ मैं, एक रियल फोल्डर फाइल सिस्टम जो हमारे फोल्डर्स और फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ा न्यूमेरिकली, उस तरीके से। तो जब मैं उसको बना रहा हूँ, शायद मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, लेट्स से क्लास फोल्डर फाइल मैनेजर। और क्लास के बारे में हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, तो आई होप कि अब आप क्लास को बेसिकली समझते हो। तो मैं अगर यहाँ एक क्लास बना रहा हूँ, फिर यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ, शायद मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ डेफ सॉर्ट अल्फ़ा न्यूमेरिकली, जो कि सेल्फ को लेगा और वो सेल्फ डॉट डेटा को सॉर्ट कर देगा। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक एल्गोरिदम जो सेल्फ डॉट डेटा को सॉर्ट करेगा। कैसे लिख सकता हूँ? मैं यहाँ फॉर लूप चला सकता हूँ। जैसे मान लो मेरा डेटा है A, B, A4, CD। तो मैं एक फॉर लूप चला के अच्छे से दिमाग लगा के इसको सॉर्ट कर सकता हूँ कि A पहले आएगा सारा, फिर सारे B आएंगे, फिर सारे C आएंगे। उस तरीके से मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन इतनी देर मैं अभी एक बड़े प्रोस्पेक्टिव पे काम कर रहा हूँ, मैं फोल्डर फाइल मैनेजिंग सिस्टम बना रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ नंबर्स को या फिर कुछ स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करने का एल्गोरिदम नहीं लिख रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ मैं अपना ज़्यादा दिमाग ना लगा के सिंपली लिख दूंगा, लेट्स से सेल्फ डॉट डेटा डॉट सॉर्ट, सपोज सॉर्ट।
और सॉर्ट तो यहाँ बहुत पाइथन का डायरेक्ट तरीका है। मान लो यहाँ मैं कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉर्टिंग कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट सॉर्टिंग, और मान लो एक सॉर्टिंग नाम की मान लो सॉर्टर नाम का कुछ है जिससे मैं सॉर्टर डॉट सॉर्टिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे तब आप कुछ छोटे छोटे चीज़ों को कहीं कहीं से इंपोर्ट करके यूज़ करने की कोशिश करोगे। ये एक यूज़ होता है। एक और यूज़ जो होता है वो होता है कि इट मेक्स इट ईजी टू डू। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक पाइथन से गेम बनाना है, मैं सिंपली पाई गेम नाम की एक मॉड्यूल है उसका यूज़ करके गेम बना सकता हूँ काफ़ी इजीली। ठीक है, तो मुझे पूरा मैनुअली एक नया विंडो बनाओ, उसके अंदर ग्राफिक्स लोड करो, सब कुछ नहीं लिखना पड़ता। मैं डायरेक्टली पाईगेम डॉट इनिट लिख सकता हूँ, पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, कई फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके मैं अपने गेम को ईजिली बना सकता हूँ। और तीसरा फ़ायदा ये होता है, तीसरा फ़ायदा जो है, ये मैं मॉड्यूल की बात नहीं करी, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक होते हैं यूज़र बिल्ड मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं जो यूज़र नहीं बनाता, जो वो कहीं से डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। और कुछ मॉड्यूल्स यूज़र खुद बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रैपिडो क्लोन बना रहा हूँ तो हर चीज़ इधर ना बना के शायद मैं एक फ़ोल्डर बना दूँ या SRC नाम का फ़ोल्डर, और फिर उस फोल्डर में लेट्स से SRC नाम की फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर लेट्स से एक डेटा मैनेजर नाम का पाइथन फाइल है, उसके अंदर मान लो एक डेटा मैनेजर नाम की क्लास है, तो मैं उसको ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली अपने लॉजिक को स्प्लिट कर देता हूँ इनटू मैनी फोल्डर्स एंड फाइल्स विच मेक्स इट ईजियर। ठीक है, तो ये एक तीसरा यूज़ केस होता है। अब हम लोग कैसे मॉड्यूल्स को डाउनलोड वगैरह करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स की, जो मॉड्यूल्स हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे यहाँ मैंने खुद से एक मॉड्यूल डॉट py नाम की मॉड्यूल बनाई है, तो मैं डायरेक्टली एक तरीका लिख सकता हूँ इम्पोर्ट मॉड्यूल, उसके बाद मैं मॉड्यूल के किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप ऑफ मॉड्यूल डॉट रेलवे फॉर्म, इसको अगर मैं अभी रन करूँ, मॉड्यूल डॉट रेलवे फॉर्म शायद, ओके, तो यहाँ जो कोड लिखा हुआ है वो सब कमेंट आउट कर देते हैं एक बारी के लिए, ये सब कोड। और अब इधर जाके इसको रन करता हूँ। ओके, फ्रॉम गो टू गो एंड नेम देना था क्या, तो क्या क्या देना है वैसे मुझे, फ्रॉम गो दुबई, टू गो सिंगापुर, नेम उत्कर्ष। अब इसे रन करें, अनमैच्ड, यार ये क्या दिक्कत हो रही है इधर बार बार। अब इसे रन करें तो देखो क्लास मॉडल डॉट रेलवे फॉर्म। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर मुझे पूरे मॉड्यूल को नहीं इंपोर्ट करना, मुझे कुछ फंक्शंस कुछ क्लासेस की ज़रूरत है, तब मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे रेलवे फॉर्म चाहिए तो मैं रेलवे फॉर्म लिख दूंगा, और क्योंकि मैं इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर रहा हूँ मुझे मॉड्यूल डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली रेलवे फॉर्म लिख सकता हूँ। अगर मैं इंपोर्ट स्टार कर दूँ तो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा, इंपोर्ट मॉड्यूल जब मैं लिखूँगा तब हर जगह यूज़ करने के लिए मुझे मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इंपोर्ट स्टार्ट कर दूँगा तो मुझे मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल डॉट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी यूज़ यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स। अगर आपका मॉड्यूल किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर है, फॉर फोल्डर के अंदर है, फॉर एग्जांपल फोल्डर का नाम है SRC, तो मैं यहाँ लिखूँगा SRC डॉट फाइल का नाम है लेट्स से फाइल का नाम है डेटा मैनेजर। तो इस फाइल से जो कि SRC फोल्डर में मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ कुछ भी, लेट्स से मैं इंपोर्ट करता हूँ डेटा मैनेजर क्लास। तो ये है यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल के बारे में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो किसी और ने बनाए हैं और हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को आप कैसे डाउनलोड करते हैं, आप सिंपली लिख देते हैं pip3 इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम। ठीक है,
तो मैं अभी यहाँ कुछ लाइंस लिखने वाला हूँ, और ये pip3 इंस्टॉल हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? वर्चुअल इन्वायरमेंट, मान लो कि मैं एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में जो मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं पैंडास यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद मुझे एक्सप्लिसिटली 1.5 वर्जन ही चाहिए। क्या पता 1.5 वर्जन के बाद पैंडास ने कुछ फीचर्स निकाल दिए हो जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो इसका मतलब मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में मान लो मुझे एग्जैक्टली ये वर्जन चाहिए पैंडास का, लेकिन शायद मैं एक जगह एनएलपी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने इसी कंप्यूटर में, और एनएलपी के प्रोजेक्ट में शायद मुझे एक्सप्लिसिटली पैंडास का 2.1 वर्जन ही चाहिए। ये कंपलसरी है। तो अब मैं दो वर्जन्स को एक साथ कैसे रखता हूँ? मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का यूज़ करके रखता हूँ। वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब होता है मैं अपने पाइथन को डिवाइड कर देता हूँ। जैसे किसी प्रोजेक्ट में अब मशीन लर्निंग के अंदर जो मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग होगा, उसके अपने मॉड्यूल्स होंगे, उसके अपने चीज़ें होंगे। और जब मैं एनएलपी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके अपने चीज़ें होंगे, अपने मॉड्यूल्स होंगे। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ता है, सबसे पहले आपको करंट डायरेक्टरी करनी पड़ती है अपने फोल्डर के नाम के पास जहाँ आपका कोड होने वाला है। ठीक है, करंट डायरेक्टरी। मान लो अभी मेरा फोल्डर है कंप्लीट पाइथन कोर्स। जब मैं इसको रन करता हूँ आप देख सकते हो ऑलरेडी मैं कंप्लीट पाइथन कोर्स के अंदर हूँ, तो मुझे करंट डायरेक्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ डायरेक्टली कोड लिख सकता हूँ जिसका यूज़ करके मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊँगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का कोड होता है पाइथन 3 या फिर पाइथन। अगर आप विंडोज़ में हो आप पाइथन लिखोगे, अगर आप मैक में हो आप पाइथन 3 लिखोगे, -m when v। अब ये जो सेकंड when v है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है, आप ये कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप लिखोगे सोर्स, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, /bin/activate। इसको ट्राई आउट करते हैं। यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ लिखूँगा पाइथन 3 -m when v required req। मान लो मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है req। तो आप देख सकते हैं reqd नाम का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। अब मैं लिखूँगा सोर्स reqd/bin/activate, और मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुके हैं जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। अब मुझे इंस्टॉल करना है। मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पिप का। पिप इंस्टॉल कोई भी मॉड्यूल का नाम, पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम। इस लाइन को लिख के हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इंस्टॉल करता हूँ पाईगेम को, तो मैं यहाँ लिखूँगा पिप इंस्टॉल पाईगेम, और पिप इंस्टॉल पाईगेम लिखने से पाईगेम इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पाईगेम के कोड को ट्राई आउट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और डायरेक्टली पाईगेम का कोड उठा के लिया था। पाईगेम कोड, पाईगेम का मुझे कोड मिल चुका है जिसको अभी मैं उठा के इधर ले आता हूँ, और इसको अब रन करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक पाईगेम की एक विंडो खुल गई है जिसमें एक छोटा सा गेम है। एरो की इसका यूज़ करके मैं इस गेम को चला रहा हूँ। तो एक बेसिक सा इन्होंने गेम बना के दे दिया है। तो मैं इस तरीके से मॉड्यूल का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है इम्पोर्ट पाईगेम एंड इम्पोर्ट सिस एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें डाउनलोड करना पड़ता है, और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी डाउनलोडेड रहते हैं। उनको हम लोग बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहते हैं। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं। सम इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल, हर मॉड्यूल का अपना अपना काम होता है। एंड दिस इज़ अबाउट वर्चुअल इन्वायरमेंट, मॉड्यूल्स एंड पिप। पिप का फुल फॉर्म पिप इंस्टॉल्स पैकेजेस होता है। पिप का फुल फॉर्म होता है पिप
इंस्टॉल्स पैकेजेस। तो इसको हम लोग एक रिकर्सिव एक्रोनिम कहते हैं शायद, क्योंकि जो नाम पेप है वो उसी के फुल फॉर्म में वो दोबारा यूज़ हो रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज स्ट्रिंग मेथड्स। So let's make a new file 12.py and explore string methods. Strings क्या होते हैं पाइथन में? एनीथिंग विच इज़ रिटर्न इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू हेलो, b इज इक्वल टू बफेलो, बफेलू, प्रिंट a एंड प्रिंट b, और अब मैं इसे रन करूँ इधर, हेलो बफेलू, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि शायद नहीं बताया था, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट चेंज देम। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है a इज़ इक्वल टू हेलो, तो मैं अब यहाँ a एट 0 इक्वल्स टू i नहीं कर सकता। a एट 0 इक्वल्स टू i मैं नहीं कर सकता, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं पाइथन में जो कि स्ट्रिंग के साथ काम करना आसान बना देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। W3 स्कूल के आ जाएंगे। W3 स्कूल मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसमें। आप चाहे तो W3 स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं। एंड लेट्स वेट फॉर इट टू लोड। ओके, जब तक वो लोड हो रहा है मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट a प्लस बी और अब इसको रन करूँ, तो देखना आउटपुट आएगा हेलो बफेलू, हेलो बफेलू, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो हेलो बफेलू नाम की स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक्चुअली में a और b को जोड़ के बनाई गई है। ये एक न्यू स्ट्रिंग है, ना ही तो इसने a को चेंज किया, ना ही तो इसने b को चेंज किया है। इसने एक न्यू स्ट्रिंग बनाई है जो a और b को जोड़ देता है। तो हमारा स्ट्रिंग मेथड्स खुल चुके हैं। कैपिटलाइज, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। एक चीज़ याद रखना, इनमें से कोई भी मेथड डायरेक्टली स्ट्रिंग को चेंज कर ही नहीं सकता, डायरेक्टली स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकता इनमें से कोई भी मेथड। इसका मतलब अगर मैं अभी यहाँ कैपिटलाइज आपको करके दिखाऊँ, a डॉट अगर मैं यहाँ कैपिटलाइज करूँ और फिर अगर मैं प्रिंट a करूँ, तो यहाँ हेलो ही आएगा। लेट्स से अगर मैं इसको स्मॉल लेटर करके चेक करूँ हेलो, तो देखो स्मॉल लेटर ही रहेगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि ए को ये चेंज नहीं कर सकते। ए डॉट कैपिटलाइज एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करती है। तो अब अगर मैं इस न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, तो देखो कैपिटलाइज हो गया। तो ए डॉट कैपिटलाइज करने से एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न होती है। जो भी स्ट्रिंग के मेथड्स है वो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, ओल्ड स्ट्रिंग्स को कभी चेंज नहीं करते हैं। तो कैपिटलाइज पहले लेटर को अपर केस कर देता है, केस फोल्ड पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस कर देता है, सेंटर जो है सेंटर्ड स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। लेट्स ट्राई सेंटर, ए डॉट सेंटर विथ सपोर्ट्स इंडेक्स फिल कैर लिटरल स्ट्रिंग। लेट्स ट्राई डायरेक्टली रन होता है क्या? सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1, ओके लेट्स से 2, हेलो। तो ए डॉट सेंटर विथ सपोर्ट्स इंडेक्स फिल कैर स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो। तो ए डॉट सेंटर करता क्या है? रिटर्न्स अ सेंटर्ड स्ट्रिंग। सेंटर्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या है इधर? लेट्स ट्राई
center method in strings. Align the string in the middle of a specific width. String dot center width fill char text equals to python text dot center 12 print REPR result. ओके text dot center 15W. ओके तो ये है हमारा सेंटर फंक्शन. ये क्या करेगा, टेक्स्ट को लेगा, रिजल्ट क्या कर देगा, टेक्स्ट डॉट सेंटर 15 स्टार्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि 15 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग बन चुकी है और इस 15 कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में है और साइड साइड में स्टार है, एस्ट्रिक्स है. ये हमारा सेंटर मेथड है. फिर हमारे पास कई और मेथड्स हैं जिनको आप यहाँ देख के सीख सकते हैं. बहुत सारे मेथड्स हैं और इन सभी मेथड्स को अगर मैं आपको यहाँ सिखाऊँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज यू वोंट रिमेंबर इट एट द एंड. तो आप जाएं W3 स्कूल में, जाए जब ज़रूरत पड़े, जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ बनाने की ज़रूरत है, तब आप यहाँ जाएं, उस चीज़ को ढूंढें और उस चीज़ का यूज़ करें. एक सिंपल सा आपको असाइनमेंट देना चाहूँगा क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे. तो आपका असाइनमेंट होने वाला है मेक अ स्ट्रिंग क्लास और लेट्स से मेक अ टेक्स्ट क्लास which will store the text and give option for number 1 reversing the text, number 2 adding to texts. सिंपल सा टेक्स्ट क्लास का प्रोजेक्ट है क्लासेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. 5 सेकेंड्स का टाइम है. 5 4 3 2 1. सिंपल है ये बहुत. क्लास टेक्स्ट बनाएंगे, डेफ इनिट लिखेंगे, सेल्फ लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, सेल्फ डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट कर देंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे डेफ रिवर्स. सेल्फ को लेगा, टेक्स्ट सेल्फ को लेगा एंड सेल्फ डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू self dot text equal to reverse self dot text I believe, and def add to text, def add self and other, return text self dot text plus other dot text, dev str self return self dot text. अब इसे ट्राई करते हैं. a इज इक्वल टू टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, b इज इक्वल टू टेक्स्ट हेलो इंडिया, print a dot reverse, print b dot reverse, print a plus b, print a, print b. रन करेंगे इसको और चेक करेंगे कि ये काम करा भी या फिर नहीं. ओके से एक चीज़ मुझे याद रखनी थी, सेल्फ डॉट टेक्स्ट रिवर्स सेल्फ डॉट टेक्स्ट बस लिखना है. और नन 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 क्यों, ए डॉट रिवर्स और बी डॉट रिवर्स नन है क्योंकि मुझे रिटर्न करना चाहिए इसको ना. पहले मुझे रिवर्स करना चाहिए, फिर मुझे सेल्फ डॉट टेक्स्ट को रिटर्न करना चाहिए. अब इसे रन करते हैं. हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया. मुझे शायद ये रिटर्न करना चाहिए एक्चुअली. रिटर्न टेक्स्ट विथ टेक्स्ट इक्वल्स टू रिवर्स सेल्फ डॉट टेक्स्ट. a dot reverse return non string type reversed. रिटर्न कर देंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को और अब इसको रन करेंगे. रिवर्स्ड ऑब्जेक्ट है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे.
रिवर्स्ड ऑब्जेक्ट अभी भी है, तो इसका हमें टेक्स्ट चाहिए, तो सेल्फ डॉट टेक्स्ट डॉट रिवर्स कर देंगे, सेल्फ डॉट टेक्स्ट डॉट रिवर्स। आई होप रिवर्स इज देयर, रिवर्स इज नॉट देयर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के जाएंगे और ढूंढेंगे कि रिवर्स कैसे करते हैं। वैसे रिवर्स करने के लिए आप एक तरीका लगा सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न टेक्स्ट सेल्फ डॉट टेक्स्ट, और हम लोग स्लाइसिंग करेंगे, स्टेप वैल्यू वी विल गिव -1। अब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं रिवर्स हो गया, हेलो वर्ल्ड हेलो इंडिया, हेलो वर्ल्ड हेलो इंडिया। ओके, तो ये मैंने अभी क्या क्या स्लाइसिंग वो भी आपको बता देता हूँ। तो जब मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और जब मैं यहाँ इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देता हूँ और लास्ट में 2 कोलन लगाने के जब मैं -1 देता हूँ, तो ये पीछे की साइड जाते हुए स्लाइसिंग जो है पीछे से करना शुरू कर देता है। तो मतलब DLROW इस तरीके से। अगर मैं ट्राई करूँ हेलो वर्ल्ड और इसको -2 कर दूँ, तो ये एक एक को स्किप करके करेगा। अगर मैं -2 कर दूँ, ऊपर वाले हर चीज़ को कमेंट आउट कर दूँ और अब इसे रन करके देखूँ, तो ये रन हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। और ये देखो H आया, फिर L आया, फिर आपका D आया, फिर आपका R आया। इस तरीके से एक एक को स्किप करके कर रहे हैं। दिस इज स्लाइसिंग। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट मैं टॉपिक आपको बताना चाहूँगा वो है, इन दोनों टॉपिक को हटा देते हैं, ये दोनों कर लिया। डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में? देखो, जब मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ बनाता हूँ डेफ ऐड a, b लेता है, या फिर आर्ग्स लेता है, आर्ग्स लेता है s = 0 फॉर i इन आर्ग्स s = s + i रिटर्न s। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट ऐड 5, 6, 7, 9, तो सिंपल सी बात है, इन चारों नंबर को ऐड कर देगा। लेकिन इस फंक्शन को मैं कुछ, मतलब जो यूज़र इस फंक्शन को यूज़ करेगा उसको मैं कुछ डिटेल्स दे सकता हूँ इस फंक्शन के बारे में। जैसे हम लोग कमेंट्स देते हैं, उसी तरीके से डॉक स्ट्रिंग होता है। लेकिन डॉक स्ट्रिंग्स को हम लोग पाइथन में दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग देने के लिए हमने यहाँ जब फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन डिक्लेयर किया ना, तो इस फंक्शन के कोड को लिखने से पहले हम लोग एक स्ट्रिंग लिख देंगे, वो अपने आप डॉक स्ट्रिंग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ एन ऐड फंक्शन, इट टेक्स आर्ग्स एंड एड्स देम। तो ये मेरी डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, प्रिंट ऐड डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। एंड अब मैं इसको अगर रन करूँ तो देखो ये डॉक स्ट्रिंग जो है इसको मैंने प्राप्त कर ली है, ये रही मेरी डॉक स्ट्रिंग। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट डॉक स्ट्रिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। शायद अगर मैं इधर क्लास लिखूं तो क्लास के लिए ये काम कर जाए शायद। लेट्स ट्राई इट। अगर मैं यहाँ लिखूं ऐड डॉट अंडरस्कोर डॉक, और अगर मैं डॉक दे दूं हेलो और रन करूं, तो आप देख सकते हैं डॉक स्ट्रिंग क्लासेस में भी काम करती है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन खुद ही को कॉल करे उसको रिकर्जन कहते हैं। फंक्शन खुद ही को कॉल करे उसको हम लोग रिकर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन द फोल्डर फाइल सिस्टम, हमने पहले भी रिकर्जन यूज़ किया है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। तो फोल्डर फाइल सिस्टम में जब मुझे व्यू फोल्डर करना था, तब मैं यहाँ फोल्डर को व्यू करने का कोड तो लिख रहा था, लेकिन अगर जो फोल्डर के अंदर का डेटा है वो खुद ही एक फ़ोल्डर है, तो अब उस फोल्डर को मैं दोबारा देखने के लिए दोबारा कोड क्यों लिखूँ? जब देखो आई जो है वो एक फ़ोल्डर है, इधर आई एक फ़ोल्डर है, तो अब मैं आई को दिखाने के लिए, आई एक फ़ोल्डर है तो मैं उसका व्यू फोल्डर फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरीके से सेल्फ एक फ़ोल्डर था तो हमने ये सब किया, हमने आई डॉट व्यू फोल्डर लिख दिया, तो अब आई के लिए भी ये सब चल जाएगा अपने आप। आई डॉट व्यू फोल्डर, देखो व्यू फोल्डर फंक्शन के अंदर ही हमने व्यू फोल्डर फंक्शन को यूज़ किया। दिस इज़ रिकर्जन। सिंपल एग्जांपल दूंगा,
फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता है, लेट्स से अगर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, 6 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, करेक्ट। तो 6 5 से 30, 3 4 से 120, 12 to 24, 12 से 360, देन 720। तो इसका आंसर रहेगा 720। 6 का फैक्टोरियल 720। एक चीज़ याद रखना, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो आप समझ गए होंगे कि 6 का फैक्टोरियल होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 का फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाइड बाई ये सब, और ये सब क्या है? 5 का फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं। अब 4 का फैक्टोरियल भी होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो मैं एक रिकर्जन यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा डेफ फैक्टोरियल नंबर को लेगा और वो रिटर्न कर देगा नंबर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1। और इससे पहले मैं कंडीशन चेक कर लूँगा कि अगर जो नंबर है वो 0 या फिर 1 हुआ तब उसका फैक्टोरियल 1 होगा। 0 या फिर 1 होने से उसका फैक्टोरियल 1 होगा। अब इसको अगर मैं रन करूँ, लेट्स से ए प्रिंट फैक्टोरियल 6 और इसको रन करके देखूँ तो 720 आ गया। अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 60 रन करके देखूँ तो उसका भी फैक्टोरियल आ गया। बहुत बड़ा नंबर है लेकिन यही इसका फैक्टोरियल है। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं रिकर्जन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिकर्जन के बाद मैं नेक्स्ट जो जाना चाहूँगा वो है ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली। ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली क्या होते हैं? लेट मी मेक 13.py। तो ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली क्या होता है? मान लो मैं कोड लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू सर्वर, मान लो यहाँ इम्पोर्ट सर्वर मैनेजर, कुछ सर्वर मैनेजर नाम की मॉड्यूल होगी शायद। मैं यहाँ लिखता हूँ ए इक्वल टू सर्वर मैनेजर डॉट गेट डेटा क्लाइंट। उसके बाद मैं उस क्लाइंट के डेटा का यूज़ करके कुछ करता हूँ। मान लो फॉर सम रीज़न ये डेटा नहीं आ पाया, क्लाइंट का डेटा नहीं आ पाया, उस समय तो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। मान लो मैंने एक ऐप बनाई थी, उस ऐप में डेटा नहीं आ रहा, तो ऐप तो क्रैश हो जाएगी उसी समय। एरर आते ही तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ऐप क्या है? प्रोग्राम। VS कोड क्या है? प्रोग्राम। एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर क्या है? प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इसको हम लोग मैनेज करते हैं कि अगर एरर भी आ गया तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा। एरर आने से हम लोग ये करेंगे, एरर नहीं आने से हम लोग ये करेंगे। वो होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो ट्राई का मतलब होता है ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखा होता है उसको ट्राई करो करने का। हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तब हम एक्सेप्ट चलाएंगे। और एक्सेप्ट में हम लोग अगर वो नहीं हुआ तब क्या करना, हम लोग वो करते हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब ये ट्राई करो करने का। हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट बाहर में जाए, एक्सेप्ट हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर ट्राई नहीं हुआ तो एक्सेप्ट का कोड चल जाएगा। दिस इज़ अबाउट ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो एक बारी के लिए बस टेस्ट आउट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ ट्राई प्रिंट हेलो एक्सेप्ट प्रिंट फेलो, और अब इसको रन करता हूँ तो अब देखना सिंपल लॉजिक है, हेलो प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि ट्राई का कोड में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता है हेलो +2 तब देखो फेलो प्रिंट होके आ गया क्योंकि यहाँ पे एक एरर आ गया है। दिस इज़ अबाउट ट्राई एंड एक्सेप्ट। शायद मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट एंड एल्स का यूज़ कर सकता हूँ। ट्राई एक्सेप्ट एल्स, एल्स को हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, हम लोग एल्स को फॉर लूप वगैरह के साथ भी डाल सकते हैं और हम लोग यहाँ एल्स को
ट्राई एक्सेप्ट के साथ भी डाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ट्राई रन हुआ, एरर आया तो एक्सेप्ट रन हो गया, एल्स रन नहीं हुआ। अगर यहाँ कोई एरर नहीं होता तो दोनों रन हो गया। इसका मतलब क्या है, ट्राई रन हुआ, ठीक है, फिर एक्सेप्ट रन हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट रन हुआ। अगर ट्राई रन नहीं हुआ, अगर ट्राई में एरर आया तो एक्सेप्ट रन हुआ। अगर एक्सेप्ट रन हुआ तो एल्स रन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक्सेप्ट अगर रन हुआ तो एल्स रन नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर रन नहीं हुआ तो एल्स रन हो जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है, या तो एक्सेप्ट रन होगा या तो एल्स रन होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ रन होगी। इसके बाद हम आते हैं फाइनली में। फाइनली का मतलब होता है एक ऐसा कोड जो कि ट्राई हो, एक्सेप्ट हो, कुछ भी हो, वो कोड रन होके ही रहेगा। फाइनली एक ऐसा कोड है जो रन होके ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड फाइनली में और इसको अब रन करूँ तो देखो हेलो आया, फिर हेलो वर्ल्ड भी आ गया। अब फाइनली को हम लोग नॉर्मली ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे क्यों लिखे, फाइनली क्यों लिखे, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तब भी तो वो रन होके ही रहेगा, चाहे एल्स हो, एक्सेप्ट हो, ट्राई हो। तो फाइनली को अगर आपको एक्चुअली जानना है तो आप एक फंक्शन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेफ ट्राई एल्स, जो कि लेगा ए को, ट्राई करेगा वो प्रिंट करने का इंट ऑफ ए, अगर हो गया तो वो कर देगा रिटर्न ट्रू, एल्स एक्सेप्ट वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा ए इज़ नॉट इंटीजर, रिटर्न फॉल्स। और अब फाइनली प्रिंट रे। अब 2 मिनट सोच के बताओ मुझे कि क्या फाइनली इस बार रन होने वाला है, क्योंकि ट्राई और एक्सेप्ट में तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन से निकल जाओ। तो क्या फाइनली रन होने वाला है? 5 4 3 2 1 फाइनली रन हो जाएगा, क्योंकि वॉट एवर रन्स फाइनली रन हो जाएगा। ट्राई रन हुआ, एक्सेप्ट रन हुआ, रिटर्न हुआ, कुछ भी हुआ, फाइनली रन होके ही रहेगा। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइनली। तो फाइनली रन होके ही रहेगा, जिसके कारण फाइनली रन हो जाएगा। और जब मैं इसको अब रन करूँगा तो मुझे ए इज़ नॉट इंटीजर दिखाएगा और हुरे दिखाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का होने वाला है कस्टम एरर्स एंड शॉर्ट हैंड डिफेल्स। कस्टम एरर्स क्या होते हैं? कभी हम चाहेंगे एरर्स ना आए तो हम लोग एरर्स को कंट्रोल कर ले, इसीलिए कभी हम चाहेंगे एरर्स डालना। एरर्स क्यों डालना चाहेंगे? मान लो हम डीबगिंग कर रहे हैं, हमारा कहीं काम नहीं चल रहा, तो हम देखना चाहते हैं कहाँ काम नहीं चल रहा, तो हम लोग खुद से एरर रेस करेंगे। खुद से एरर हम लोग कैसे रेस करते हैं? हम लोग एक क्लास बना देते हैं, लेट्स से ध्रुवा एरर, क्लास ध्रुव एरर। इसमें हम लोग इनहेरिट करेंगे। किससे हम लोग इनहेरिट करेंगे? एक्सेप्शन से इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सेप्शन क्लास का यूज़ करके इनहेरिट करेंगे तो ध्रुव एरर एक एरर बन जाएगा। और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेफ इनिट सेल्फ, उसके बाद लेट्स से प्रिंट एरर। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेज ध्रुव एरर, रेज ध्रुव एरर, आई एम एन एरर। अब जब मैं इसे रन करूँगा, आई होप कि मुझे एक एरर दिखाई देगा। टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। ओके, सेल्फ और टेक्स्ट दोनों को लेंगे, और अभी हम लोग एक्चुअली टेक्स्ट का कुछ कर नहीं रहे ज़्यादा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ध्रुव एरर नाम के एक एरर रन हो चुके हैं और उसका टेक्स्ट है आई एम एन एरर। अब ज़रूरी नहीं है मैं खुद की एक एरर इस तरीके से बनाऊँ, मैं एक प्री डिफाइंड एरर का यूज़ कर सकता हूँ, ज़ीरो डिवीजन एरर। तो यहाँ दिखाएगा ज़ीरो डिवीजन एरर, आई एम एन एरर। तो ये एक टाइप का एरर मैं रेस कर सकता हूँ। रेस जब मैं लिखता हूँ एक एरर मैं डाल सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। अब फटाफट से आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट हैंड डिफेल्स के बारे में।
हम लोग इफ़ एल्स को इस तरीके से लिखते हैं नॉर्मली, इफ फिर एल्स, लेकिन इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको सिर्फ एक इफ एल्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेट्स से ए इज इक्वल टू even if n not to equal to 0 else odd, सपोज n is 7। तो ये इवन और ऑड का एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया यूजिंग जस्ट वन लाइन, जस्ट एक लाइन है, लॉजिक एक ही लाइन का है। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा, ऑब्वियस सी बात है ऑड आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इफ एल्स को इफ एल्स नॉर्मल तरीके से लिखने की जगह इफ़ वाला जो कोड है उसको लिखते हैं। माइंड यू कि यहाँ हम लोग कोड सिर्फ और सिर्फ जो छोटा छोटा कोड होता है उसी को इस तरीके से लिखते हैं, लंबा कोड हम लोग ट्रेडिशनल इफ एल्स के मेथड से ही लिखते हैं। तो इफ़ का कोड जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ का कोड है इफ़, फिर इफ़ की कंडीशन, एल्स, एल्स का कोड। दिस इज आवर स्ट्रक्चर, and with this we come to the end of today's video. I hope you have understood about try except, how to raise our errors, and about recursions and whatever I have taught in today's video. और आने वाली वीडियोस में हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। मैंने खुद कुछ दिन तक यूट्यूब वगैरह पे छाना, कोड विथ हैरी के ट्यूटोरियल्स देखे, अपना कॉलेज के ट्यूटोरियल्स देखे, टेक विथ टिम के ट्यूटोरियल्स देखे, और कई सारे ट्यूटोरियल्स देखे, कई सारे कोर्सेज देखे, और उन सब में से मैं कई कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ लेके आया हूँ। इन टॉपिक्स को हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। कुछ प्रोग्राम्स भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे KBC गेम, इन सब प्रोजेक्ट्स को हम लोग बनाएंगे। एंड ये कुछ वेबसाइट्स भी है जिनको मैं एक्सप्लोर करूँगा, और अगर ये अच्छी वेबसाइट्स हुई तो इनके लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। So I hope today's video was interesting and enjoyable. Meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep watching and keep exploring.